नमस्कार बच्चों, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 8 स्थानीय स्वशासन। हमारी जो भाग 2 की पुस्तक है संविधान की ओर कैसे, उसमें आपका 8वां पाठ है स्थानीय स्वशासन। इसका हमने पहला भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन क्या है। तो आपने जैसा कि देखा था कि स्थानीय स्वशासन जिसमें स्थान के लोगों का, स्थान विशेष के लोगों का शासन में भाग लेना, शासन प्रक्रिया में भाग लेना, उसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जो कि लोकतंत्र की मूलभूत आधारशिला है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान में है, परंतु इनको संवैधानिक आधार देने का कार्य कौन से संशोधन से हुआ? 73वें और 74वें संशोधन के बाद। इसके बाद इन्हें संवैधानिक मान्यता मिली। लेकिन इसके पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा चुके थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इनको मजबूत आधार मिला, परंतु इसके पूर्व भी स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सबसे पहले 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी स्थानीय स्वशासन का कार्य शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। 1952 का जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ था, इस कार्यक्रम के पीछे क्या सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न जो गतिविधियां हैं, इसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो 1952 के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहले इस कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिस्तरीय आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने की सिफारिश की गई थी। कुछ प्रदेशों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र में सन 1960 में निर्वाचन के द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई गई थी। सबसे पहले कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र में सन 1960 में निर्वाचन के द्वारा जो स्थानीय निकाय है, मतलब कि जहाँ पे ग्राम है वहाँ पे ग्राम पंचायत, जहाँ पे खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर है, वहाँ पे पंचायत समिति का गठन, और उसके बाद में जिला स्तर पर जिला स्तर का गठन, यह प्रणाली शुरू में अपनाई गई। लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके, परंतु अनेक प्रदेश थे जहाँ पर इन स्थानीय निकायों को ज़्यादा पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी गई थी, और अपर्याप्त शक्तियों के कारण वे अपने स्थानीय क्षेत्र की ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए भी प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। हम देखते हैं कि ये जो निकाय थे, ये वित्तीय मदद के लिए भी, आर्थिक सहायता के लिए भी केंद्र सरकार और प्रदेश की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। कई प्रदेश तो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि निर्वाचन के द्वारा यहाँ पर स्थानीय निकाय स्थापित किए जाए, ताकि यहाँ पर स्थानीय शासन का कार्य सुरुचि ढंग से किया जा सके। ऐसे में बहुत ही से उदाहरण है जहाँ पर स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। हम देखते हैं कि ऐसे यहाँ पर बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ पर स्थानीय निकाय है, उनको भंग करके वहाँ पर
स्थानीय शासन का जो जिम्मा है वो किसे सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया था। कई प्रदेशों में तो स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित भी होते रहे। कई प्रदेश तो ऐसे थे जहाँ पर स्थानीय निकायों के जो चुनाव है वो भी क्या हुए थे, समय समय पर स्थगित होते रहे। परंतु सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस हुई। 1987 के बाद में जो स्थानीय शासन धीरे धीरे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और शासन के सुचारू ढंग से संचालन के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए शुरुआत कहाँ से होती, गांवों से। तो इस संबंध में स्थानीय शासन की संस्थाओं को गहन पुनरावलोकन अर्थात इन संस्थाओं के कार्य पर और इन पर चिंतन करने की आवश्यकता महसूस हुई। सन 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। आपको पता होगा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए 3-4 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा उचित सिफारिश किसने दी थी, 1889 में पी के थुंगन समिति ने दी थी। और इन समिति ने जो सिफारिश दी थी उसके आधार पर इन निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने और उनमें समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। जो पी के थुंगन समिति है उन्होंने क्या सिफारिश दी थी कि स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव है वो समय समय पर कराए जाने चाहिए। उनके चुनाव बार बार पर समय समय पर कार्यकाल पूर्ण होने के अनुसार कराए जाने चाहिए और उनमें उचित कार्यों की सूची भी बनाई जानी चाहिए तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए भी संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ये संस्थाएं हैं वह कार्य तो करती है परंतु उनमें वित्तीय अभाव रहता है। वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर रहती है। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। अब हम आएंगे संविधान के जो 73वें और 74वें संशोधन हुए थे उसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार से मजबूती का आधार मिला। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात को आगे बढ़ाया और इन संशोधनों का लक्ष्य था कि स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपकता लाना। हम देखते हैं 1989 में जो केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन किए थे और इन संविधान संशोधनों का लक्ष्य क्या था कि जो स्थानीय स्वशासन है इसको मजबूत बनाना और इसके कामकाज और इसके बनावट में क्या लाना, एक रूपकता, ताकि यह जो कार्य है सभी राज्यों में एक रूप ढंग से समान रूप से कराया जा सके। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। सबसे पहले 1992 में 73वें संशोधन और बाद में 1993 में 92 में तो 73वां और 93 में 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। यह चीज आपको याद रखनी है कि जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है यह कहाँ के स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण, जहाँ पे गांव में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। वही 74वां संविधान संशोधन 1993 जो था इसका संबंध संविधान के 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। तो यह चीज आपको कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं। सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुए। तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और 1993 का 74वां संविधान संशोधन यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में तो आपके ग्राम पंचायत और पंचायत समिति क्षेत्र आएंगे, जबकि शहरी में नगर पालिका, नगर निगम, इन क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संबंध में आपके संशोधन आएंगे।
अब हम देखते हैं सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन। अब हम 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में जो बदलाव आए उनको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि त्रिस्तरीय बनावट। इसके द्वारा क्या हुआ था कि अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा हो गया, त्रिस्तरीय। अब पहले ये नहीं था, परंतु जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वह अब त्रिस्तरीय हो गया। सबसे नीचे यानी पहले पायदान पर आती है ग्राम पंचायत। उसके बाद में ग्राम पंचायत के दायरे में क्या आते हैं, एक या एक से ज्यादा गांव। जनसंख्या के अनुपात में अगर ज्यादा जनसंख्या है तो एक गांव और कम है तो ज्यादा गांव। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच के स्तर पर, जिसको हम मंडल स्तर, जिसे खंड या ब्लॉक स्तर भी कहते हैं, तालुका भी कहा जाता है, इस पायदान पर कायम जो स्थानीय शासन का निकाय है उसको मंडल तालुका पंचायत भी कहते हैं। इसको हम खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत तालुका पंचायत भी कहते हैं। जो कि प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वह मंडल या तालुका पंचायत या मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं होते हैं। जो प्रदेश आकार में, जो राज्य आकार में छोटे होते हैं वहाँ पर मंडल स्तर पर, तालुका यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ऊपरी स्तर, सबसे ऊपर वाले पायदान पर कौन सा आता है, जिला पंचायत यानी जिला परिषद। यह पूरे जिले का पूरा ग्रामीण इलाका इसमें आता है। इसमें जो जिला है, जैसे आपका जोधपुर जिला है, अब जोधपुर जिले के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वह सब इस जिले स्तर के पायदान में आएंगे। तो संविधान के जो 73वें संशोधन में इस बात पर भी यह प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से करवाई जानी चाहिए। आपको पता होगा संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें सबसे अनिवार्य प्रावधान क्या रखा था कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती है वह अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इन तिथियों को तो यह ग्राम सभा होनी बहुत ही जरूरी है। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम का सभा का सदस्य कौन होगा, प्रत्येक गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक वयस्क नागरिक, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका नागरिक उस ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है और उस ग्राम सभा की क्या भूमिका रहेगी, वह क्या कार्य करेगी और वह उसका फैसला कौन करेगी, राज्य सरकार। प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार उन ग्राम सभा के कार्यों की भूमिका तय करेगी। और आपको यह भी पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास और योजनाओं के विकास के लिए, सरकारी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए उसी क्षेत्र के वहाँ के जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक अधिकारी, और जिसको हम कहते हैं कि आपके ग्राम सेवक होते हैं, जो कि उन ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की कार्यों को, सरकारी अधिकारी होते हैं जो कि उनके कार्यों को पूर्ण करते हैं। अब हम देखते हैं चुनाव। पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराए जाते हैं। हर पंचायती राज निकाय की अवधि 5 साल की होती है। ग्राम सभा अगर चुनी गई है तो 5 साल, पंचायत समिति का चुनाव हुआ है तो 5 साल, और जिला परिषद का चुनाव हुआ है तो वह भी 5 साल के लिए उन निकायों का चुनाव होता है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले ही पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। अगर राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार अगर उन पंचायतों को भंग कर देती है तो 6 माह के अंदर अंदर वापस से नए चुनाव कराए जाने चाहिए और नई पंचायत का गठन किया जाना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। हम देखते हैं
कि जो निर्वाचित निकाय है उनके अस्तित्व को, मतलब कि जो भी यह निर्वाचित निकाय है आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। हमें पता होगा कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इससे पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के जो चुनाव हुए हैं वह अप्रत्यक्ष तरीके से होते थे और पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कई प्रदेशों में पहले यह प्रावधान था कि जिला पंचायती जो निकाय है इनमें चुनाव भी अप्रत्यक्ष रीति से होता था और इन पंचायत संस्थाओं को जब भंग कर दिया जाता था तो तत्काल चुनाव के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं था। परंतु 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद में इसमें यह बदलाव आया है। अब हम देखते हैं आरक्षण। आरक्षण की क्या व्यवस्था है? तो सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम देखते हैं, ये भी आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था है? तो 1/3 सीट महिला आरक्षण के लिए आरक्षित है। तीनों ही स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति की कितनी जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी सीटों का निर्धारण किया गया है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट आरक्षण दे सकती है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अनुपात ज़्यादा है तो उस अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीट आरक्षित कर सकती है। यह फैसला उस राज्य की सरकार का होगा। यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक ही सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। हम देखते हैं तीनों ही स्तरों पर, अगर ग्राम पंचायत है तो पंच सरपंच के चुनाव में, और पंचायत समिति है तो प्रधान के चुनाव में, और जिला परिषद है तो पार्षद के चुनाव में इनके आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए ही इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित आदिवासी महिला भी धारण कर सकती है। अगर कोई महिला उम्मीदवार है तो उसके लिए 1/3 पद आरक्षित है। उसी प्रकार से अगर वह महिला अनुसूचित जाति और जनजाति की है तो वह अगर सरपंच पद पर है तो वह उसके लिए आसीन हो सकती है, तो वह महिला उस सरपंच पद का धारण कर सकती है। अब हम देखते हैं विषयों का स्थानांतरण, अर्थात किन किन विषयों को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर इनको संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया है। यह 29 विषय है जो कि पहले राज्य सूची में उल्लेखित थे और इनको संविधान में संशोधन करके 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, और इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल कितने विषय आरक्षित किए गए हैं, तो 29 विषयों को संवैधानिक आधार पर पंचायती राज क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। ये जितने भी विषय हैं
इनमें से अधिकांश विषयों का संबंध किससे है? स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास के कार्य अर्थात पेयजल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, सफाई है, स्वास्थ्य की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सब जन विकास कल्याण के कार्यों के संबंध में जितने भी कामकाज होते हैं उनके लिए इन विषयों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243(6) में एक प्रावधान दिया गया है और उसमें कहा गया है कि पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किसी भी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान कर सकती है। हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 243(6) में इस बात को संवैधानिक रूप से यह दर्जा दिया गया है कि पंचायतों को यह शक्ति प्रदान की गई है और अधिकार और उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी प्रदेश की विधायिका और कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज अगर कोई मामला है तो उसे पंचायतों को ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 243(6) जो आपका संवैधानिक प्रावधान है, इसे याद रखना है आपको कि जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली है। और आगे हम वीडियो में देखेंगे पंचायतों के क्या कार्य हैं और इनको किस प्रकार से शहरी निकाय के क्या कार्य है और क्या इनको विशेष दर्जा दिया गया है, उसके आधार पर क्या शक्तियां हैं, इन सबको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।